नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नगर के मध्य स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को आईआईटी खड़गपुर से सेवानिवृत्त डॉक्टर एच.एस. बद्री नारायण पहुंचे। अपने व्याख्यान में उन्होंने विशेष रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि जितना हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे उतना ही अधिक यह काम करेगा और हमें सदा नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव ही रहना चाहिए। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आईआईटी खड़गपुर से सेवानिवृत्त डॉक्टर बद्री नारायण के विशेष वक्तव्य का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को संस्कृति एवं संस्कार से संबंधित अनेक आयामों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने अपने व्याख्यान में जीवन के वास्तविक उद्देश्य एवं जीवन के मूल्यों का वास्तविक अर्थ बताते हुए अनेक तरह के उदाहरण देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। भारतीय ग्रंथों के बारे में और मंत्र उच्चारण के बारे में भी मंत्र उच्चारण की महत्ता के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। सभी बच्चों के लिए उन्होंने ईश्वर से दुआएं मांगी कि सभी बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और बच्चे भारतीय संस्कृति और इसके मूल्यों को पहचानें। इस कार्य में अध्यापक और उनके माता पिता की एक अहम भूमिका होती है। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता का कहना था कि बच्चों में ऊर्जा का संपूर्ण विकास इस तरह के व्याख्यानों से और अधिक हो सकता है। यदि समय समय पर इस तरह के व्याख्यान होते रहे तो बच्चों की बुद्धि का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी होने का मौका मिलेगा। एक बार मंच तक आए, आगे वॉलंटियर जितने बच्चे हैं एक बार आगे आए। एनसीसी वाले तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईटी से ही डॉक्टरेट किया है उन्होंने। और डॉक्टर बद्री नारायण पूरे प्रदेश भर में ही नहीं, पूरे देश में लगभग 500 लेक्चर दे चुके हैं, वो 500। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे बीच वो अपना वक्तव्य, अपना व्याख्यान रखने के लिए आए हैं। देवीलाल यूनिवर्सिटी गए, एक विभाग उन्होंने ऐसा देखा जहां उन्होंने कहा कि कोई प्रोफेसर नहीं आए। अशांति हो रही है, हर जगह में हिंसा प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको हम शुरुआत से ही रुकना चाहिए। इसके लिए हम एक अभियान शुरू किया है, ठीक है, योगा फॉर एवरीवन, योगा फॉर एवरीवन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बॉडी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइंड। शरीर के लिए, शरीर की पोषण के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, शांति के लिए और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जो योग है, इट इज़ नॉट ओनली आसन प्राणायाम, वी आर टॉकिंग ऑफ ध्यान योग, ठीक है, आध्यात्मिक योग। भगवद गीता में जो आती है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सकल विद्या में, सर्व विद्या में आध्यात्म विद्या श्रेष्ठ माना जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सभी पढ़ना अच्छा है, इससे भी ज़्यादा अच्छा है आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, आध्यात्मिक विद्या सीखना, ठीक है। आजकल यही कमी हो रही है समाज में, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षण मिलना चाहिए। जब तक आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं आती है, यह हिंसा प्रवृत्ति और बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये द्वेष, जलन जो कुछ हो रही है समाज में हम देख रहे हैं, ये सभी ज़्यादा हो जाए। जैसा पढ़े लिखे लोग, जैसे बड़े नेता लोग हैं, रशिया में पुतिन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, कोरिया में और कुछ आदमी है, ये सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। लोग सोचते हैं इतने बड़े लिखे लोग, बड़े लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, लाखों लाख लोग मर रहे हैं, ठीक है, फिर क्यों पढ़ना है? तो बात आती है। तो इनको शुरुआत से स्कूल से हमको एक प्लेटफार्म बनाना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षण के लिए। जितना जल्दी बच्चे सीखेंगे, आध्यात्मिक शिक्षण पाएंगे, उतना ही उनके लिए और समाज के लिए ये बहुत अच्छा होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव पालुआ स्थित लठियावाला जोहड़ पर बाबा जीतनाथ के धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पहले ग्रामीणों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर बाबा के चरणों में अपना मत्था टेका और मन की मुराद भी मांगी। वहीं इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ के अलावा नरेश तंवर भी विशेष रूप से पहुंचे। इस मौके पर पालुआ सरपंच प्रतिनिधि रणवीर फौजी एवं प्रमुख समाज सेवी अनिल तंवर पालुआस ने संयुक्त रूप से कहा कि बाबा जीतनाथ की याद में हर वर्ष भंडारे एवं मेले का आयोजन किया जाता है। भंडारे में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण और साधु संत पूरे भक्ति भाव से बाबा के धाम आते हैं। उन्होंने कहा कि संत किसी भी एक जाति के नहीं होते, अपितु वे पूरे समाज के होते हैं। साधु संत के दर्शन मात्र से ही हमारा
पूरा काम बन जाता है। उन्होंने कहा कि गांव पालवास साधु संतों की भूमि है। गांव का प्रत्येक नागरिक भंडारे में पूरा सहयोग करता है। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि लोगों की बाबा के प्रति अपार श्रद्धा है। इस पावन धाम पर प्रत्येक इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है और इंसान के सभी दुख भी मिट जाते हैं। ये स्थान, इस पर वार्षिकी के रूप में प्रतिवर्ष इसमें प्रसाद की व्यवस्था की जाती है और करीब 10 से 20 हज़ार लोग इसमें भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और ये एक डेरा सच्चा समाज का डेरा है। इसमें लोगों की अपार श्रद्धा है और लोग यहाँ पहुंचकर अपने बात भी रखते हैं और उनकी वह मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। क्योंकि बाबा जीतानाथ एक ऐसे दृढ़ व्यक्ति थे जो दिनम दिन उनकी जो कहानियाँ सुनने को मिलती है वो अद्भुत टाइप की कहानियाँ इससे मिलती है। और जो ये लठियावाड़ी जोड़ी का नाम पड़ा है, ये लठिया गंगा जी में डूब गई थी, सेठ किरोड़ीमल जी की थी वो, और यहाँ के इसी जोड़ी में वो लठिया मिली। इसलिए लोग इसको पूरे श्रद्धा के रूप में ध्यान देते हैं। और ये समाज और हमारा जो गांव है पालवास, ये भी हर प्रकार से इस डेरे के प्रति समर्पित भाव से काम करता है। बाबा जीतनाथ का भंडारे का आयोजन किया गया। 23 नवंबर को बाबा जीतनाथ लठियावाड़ा जोहड़ गांव पालवास के अंदर इसी दिन बाबा जीतनाथ ने अपने प्राण त्यागे थे और ब्रह्म विलीन हुए थे। खास बात यह है कि इस तारीख पर जो भी इस भंडारे में आता है, हर व्यक्ति की यहाँ मन्नत पूरी होती है। विशेष रूप से गांव पालवास पर बाबा जीतनाथ का विशेष आशीर्वाद रहता था और इलाके के अंदर, पूरे भिवानी शहर के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, पूरा जिला भिवानी और पूरा हरियाणा के लोग यहाँ बाबा जीतनाथ के पास आते थे। खास रूप से बाबा जीतनाथ जब भी कोई विपत्ति आती थी, जो किसी तरह की बीमारी आती थी, उसके लिए विशेष रूप से बाबा जीतनाथ के यहाँ झाड़े का आयोजन होता था। और खास रूप से इस जोहड़, जो लठियावाड़ा जोहड़ के नाम से जाना जाता है, ये इस इलाके की एक पावन धरती है और ये एक तीर्थ का रूप है। यहाँ गांव पालवास वैसे भी महंतों की तपोभूमि रहा है, जिसमें बाबा लठियावाड़ा, बाबा जीतनाथ और बाबा अमीचंद, बाबा गुसाई, बाबा धोनीवाला, अनेक संत यहाँ इस इलाके के अंदर तपस्या की और उस के माध्यम से इलाके की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। नाथ जी का लठियावाड़ा बाबे का भंडारा है, उसमें हम सब शामिल हो रहे हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं सुख शांति से सारा शहर खुश रहे, आबाद रहे, सबका भला हो। गांव पालवास, ग्राम पंचायत पालवास की तरफ से सरपंच प्रतिनिधि इस वर्ष 23 नवंबर 2022 को हमारे गांव पालवास की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया। इस बार साधु संत और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए सभी का धन्यवाद। और आदेश बाबा जीतनाथ, जय श्री दुनिया का बग जाए हो। हमारे यहाँ 23 नवंबर को हर साल बाबा जीतनाथ का भंडारा का आयोजन होता है और यहाँ श्रद्धालु और हर डेरे से बाबा और सब प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और हर भगत की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। प्रदेश सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग समाज के साथ की जा रही अनदेखी से समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। यह कहना था बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला का, जो बुधवार को भिवानी पहुंचने पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग ए समाज के लोगों की जिम्मेदारी लगाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के हक की लड़ाई एकजुट होकर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उसको उसका माकूल हक नहीं मिल जाता।
चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो या जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे हों। केंद्र व प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर लगातार कुठाराघात किया है। क्रीमी लेयर के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की खुली अवहेलना की जा रही है। पिछड़ा वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के मामले में भी पक्षपात बरता जा रहा है और न ही समाज के गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट आवंटित किए हुए हैं। सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। पूर्व विधायक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग ए को आधा अधूरा आरक्षण देती है। सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को पार्षद के पद में तो दिया गया, लेकिन नगर परिषद और नगर पालिका चेयरमैन के पद पर पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिला है। इसी तरह जिला परिषद के चेयरमैन में भी पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। पंचायती राज में भी 8% की जगह 16% मिलना चाहिए था। पिछड़ा वर्ग ए को उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में 20 विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए। नहीं, स्पष्ट है, 100% स्पष्ट के साथ हम करते हैं। हमने 2 सम्मेलन कर लिए, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, प्रदीप गोलिया जी बैठे, समाज के सभी साथी बैठे। हमने ये कहा कि कोई झंडा कोई डंडा नहीं होगा किसी का, सिर्फ समाज का सम्मेलन है, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है और सभी पार्टियों के लोग आएंगे, हमारी बात को सुनेंगे और आपकी बात को बताएंगे। हमारी सरकार से डिमांड आज का दिन है, कह तो 1.5 साल के अंदर सरकार पूरा करे, नहीं तो जो सरकार आएगी हम उसका समर्थन करेंगे। आपने बताया सभी पार्टी 18 दिसंबर तिथि है और स्थान अभी इसका हम देखेंगे। अभी आपसे बात करने के बाद में देखेंगे, आपको बताएंगे, आपको निमंत्रण भी देंगे। और नेता तो देखो आपका, हमें स्पेशल किसी का निमंत्रण नहीं है इसके अंदर, आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और जितने भाई जो यहाँ पर बैठे हैं ये सभी प्रचार भी करेंगे सम्मेलन का। जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिसके पास भी मैसेज हो सारे के सारे आएंगे, किसी पार्टी की बात नहीं। देखो ये तो पार्टी का सम्मेलन नहीं, हुड्डा साहब को तब बुलाएंगे जब बीजेपी के आदमी नहीं मानेंगे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। फिर हम ये जैसे कि 1.5 साल तक, 1 साल तक हम ये सम्मेलन करते रहेंगे, 1 महीना में 2 महीना में सम्मेलन हम करते रहेंगे। इसके बाद में अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो सबसे बाद में विपक्ष के लीडर को बुलाएंगे, एक पूरा हरियाणा के प्रदेश स्तरीय रैली करेंगे, हिसार के अंदर रैली करेंगे और उस रैली के अंदर विपक्ष का लीडर को बुलाएंगे और उनसे हमारी बात को रखेंगे। भाई सरकार तो मांग नहीं रही, आप बताओ। नहीं, कांग्रेस की नहीं, आज तो पिछड़ा वर्ग की बात है। पिछड़ा वर्ग के हमारे मुद्दे हैं, हम पिछड़ा वर्ग के मुद्दे लेके चल रहे हैं और पिछड़ा वर्ग की बात रखेंगे। अब हम ये रैली करनी है, रैली के माध्यम से हम जनता तक सारी बातें हम पहुंचाएंगे। सरकार को हम बताएं कि सभी हरियाणा के पिछड़ा वर्ग के साथी, जब ये बीजेपी की सरकार आई, आने के बाद में अनेक प्रकार के कानून हमारे ऊपर थोपने लगी, तब पिछड़ा वर्ग के साथी अनेक संगठन हमारे से मिले कि भाई ये सरकार हमारे ऊपर कानून थोप रही है। तो हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों ने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, जितने मंत्री थे उनको, जितने सांसद थे उनको, सबको ज्ञापन दिए कि हमारे ऊपर ऐसे कानून ना थोपे जाए। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी हमारी। तो फिर हमने एक फैसला किया सभी ने इकट्ठा होके कि हम जिले वाइज एक सम्मेलन करें और सम्मेलन करके हम सरकार को बताएं कि वेदक पिछड़ा वर्ग समाज जाग चुके हैं और कह तो हमारी बात को माने सरकार, नहीं माने तो देखो आने वाले समय में 2024 में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमने पहली मीटिंग हमने फतेहाबाद में की थी 5वें महीने में, फिर 8वें महीने के अंदर हमने गोहाना करी थी और अब पिछड़े वर्ग के साथी। खास बात ये भी है इस सम्मेलन की कि ये कोई पार्टी का सम्मेलन नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला भिवानी में किसानों को रबी सीजन की 2 प्रमुख फसलों के लिए बताया गया कि इसके लिए खाद पर्याप्त रूप में है। इस बारे में कृषि उपनिदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार ही खाद का वितरण किया जा रहा है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए डीएपी खाद वितरित की जा रही है और जिला में खाद की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार किसानों को पीओएस मशीन से वितरित की जा रही है खाद। उन्होंने बताया कि 3,51,425 एकड़ में सरसों की बिजाई पूर्ण हो चुकी है। गेहूं फसल की बिजाई 2,11,250 एकड़ में बिजाई की जा चुकी है। लगभग 50,000 एकड़ गेहूं की बिजाई होना अभी बाकी है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध है। आज ही एक रैक डीएपी का
भिवानी पहुंचा है, जिसमें से जिला भिवानी को 1100 टन मिला है। इस रबी सीजन में किसानों को 17,000 टन डीएपी वितरित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 18,000 टन डीएपी उपलब्ध हो चुका है। गेहूं की बकाया बिजाई के लिए डीएपी उपलब्ध रहेगा एवं डीएपी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आज जो हमारे चंबल फर्टिलाइजर का डीएपी का रैक आया है, इसमें लगभग हमारे पास 46,000 बैग आए हैं यहाँ। इसमें से 22,000 बैग भिवानी ज़िले को मिलेंगे और बाकी हिसार है, झज्जर है, रोहतक है, आपके सोनीपत है, दूसरे ज़िलों में भेजे जाएंगे। ये सरकार के हिदायतों के अनुसार ही भेज रहे हैं। और 22,000 बैग में हमारा यहाँ पूरे ज़िले में जैसे सिवानी है, बहल है, लोहारू है, आपका ओबरा है और डिघावा है, इधर बवानी खेड़ा है, खरक कलिंगा में भी भेज रहे हैं। और भिवानी अनाज मंडी के अंदर भी लगभग सभी दुकानदारों पे किसी पे 500 है, किसी पे 1000 बैग है रख रहे हैं ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। हमारे ज़िले में लगभग 3,40,000 एकड़ में सरसों की बिजाई होती है, जो कि हो चुकी है, जिसमें डीएपी की ज़रूरत थी। और किसानों को अब तक 17,000 मैट्रिक टन डीएपी किसानों को बांट चुके हैं। और आज हमारे पास ये 1100 टन मैट्रिक टन हो रहा है। और लगभग हमारा 2,30,000 एकड़ एरिया गेहूं का होता है, उसमें से लगभग अभी तक हमारी 1,50,000 एकड़ में बिजाई हो चुकी है। तो हमारे पास लगभग 75,000 एकड़ एरिया जो ऐसा है जो गेहूं की बिजाई अभी बाकी है, जो चल रही है। और आने वाले हफ्ते 10 दिन में बिजाई हमारी हो जाएगी। इसमें से 22,000 बैग हमारे को अब मिल गए हैं, जो कि किसानों को सही ढंग से हम बांट देंगे ताकि किसानों को बिजाई में दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे डिमांड है, हमारे उपायुक्त माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम खाद का वितरण कर रहे हैं। और मंत्री जी को भी बता रखा है और माननीय उपायुक्त महोदय जी को बता रखा है। और उनके हिसाब से जो डिमांड है ज़िले की, वो हमारी लगभग 23 से 24,000 मैट्रिक टन डिमांड है। और जैसे जैसे ज़रूरत होगी खाद मांग रहे हैं और आ भी रहा है, और उसी हिसाब से किसानों को दे रहे हैं। करीबन 1 महीना पहले हुए ज़मीनी विवाद के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए एक पीड़ित महिला एम्बुलेंस लेकर सीजेएम के पास पहुंची। इसके बाद यह महिला एम्बुलेंस समेत ही थाना सदर पहुंच गई। दोनों ही स्थानों से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी का आश्वासन उन्हें मिला है। ट्रैक्टर के द्वारा हत्या का प्रयास करने की घटना के 1 महीने बाद पुलिस आज तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। बापोड़ा निवासी घायल महिला आशा आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर अपने पति ऋषि कुमार के साथ न्यायालय परिसर में सीजेएम से मिलने पहुंची। घायल महिला के हालात को देखते हुए सीजेएम ने मामले पर छानबीन करने के लिए आशा के न्याय दिलाने के लिए आश्वासन देते हुए तुरंत शिकायत पुलिस अधीक्षक को भेज दी और आशा को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। तो अंदर गाँव बापोड़ा जी मेरे भाई ने इनको ट्रैक्टर चढ़ा दिया 22 तारीख 10वां महीना और 2022 के साल में। अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कब की घटना है ये 22/10 की है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। एक आधी बार जाते हैं घर पे, बोला ताला बंद है। 2 आरोपियों तो अंतरिम जमानत ले ली, एक आरोपी है वो फरार है, उसका कोई वो नहीं कर रहे। तो आज आप डीएलसी में आए हो? तो यहाँ जी न्याय लेने आए हैं जी, हमारी कोई कार्रवाई करवाई जाए या हमको कोई जहर मरण का तरम भाई, हम अपना आप मर जाए, ये इच्छा मृत्यु की वो दे दें या कोई न्याय की वो दे, हमें न्याय दिलाए। तो आज आप ये मिले हो जेल साहब से मिले हैं, तो क्या आश्वासन दिया? ये कह रहे हैं जी आपको न्याय मिलेगा। मामला आया है सामने सीजेएम साहब जी ने अपने श्री कपिल राठी जी के। इसमें क्या है कि वो बापोड़ा का केस था। इसमें जो एफआईआर हो चुकी है 685/2022 पीएस सदर के ये थाना अंतर्गत आता है। इसमें 3 जो हैं मुलजिम हैं, भागचंद, सचिन और ललिता। इसमें जो उनके फादर आज आए थे हमारे पास, जो कि अपनी रिक्वेस्ट लेने के लिए कि भाई हमारी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो विभागीय कार्रवाई की जाएगी उचित करवाई जाएगी। हमें आश्वासन हमने इनको ये दिया है। और इन्होंने हमें जो कागज़ दिए गए हैं भागचंद, सचिन और लतिका का जो है, इसमें से 2 ने अग्रिम जमानत ले ली है। हमारे यहाँ से तो खारिज हो गई थी, मगर उन्होंने वहाँ हाईकोर्ट में लगा के अग्रिम जमानत ले ली है, जिसमें भागचंद और जो है ये सचिन है। मगर हमारी ये मांग ये है, इनके पति ने बताया आशा के ने श्री ऋषि कुमार जी ने कि भाई पुलिस द्वारा जो विभाग कार्रवाई हमें चाहिए, जिसमें कि 307 भी ऐड हो गई है। 307 ऐड होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है।
और ये जो ऑर्डर हो गया था जेएमआई से हमारे श्री अमित गौतम जी के द्वारा कि इनको अरेस्ट ऑर्डर करवाया जाए, जिसमें हमने स्टेट वर्सेस भागचंद एसेट्रा का केस है और 12/12/2022 को ही ये ऑर्डर हमने दे दिए थे कि भाई साहब द्वारा कि भाई इनको अरेस्ट किया जाए, मगर अभी भी पुलिस द्वारा कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है। हमें इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो आए हैं अपने ग्रीवेंस लेके, हम इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करते हैं कि भाई इनको न्याय मिले और न्यायपालिका हमारी जो इस प्रकार से कार्य कर रही है वो सुदृढ़ तरीका से होती रहेगी। सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत खंड स्तर पर अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कानूनी जानकारियों से संबंधित इन प्रतियोगिताओं के विजेता जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया, इस कार्यक्रम में 10 तरह के कॉम्पिटिशन्स किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कानून से संबंधित जानकारियों को समाहित करते हुए 10 तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभाग द्वारा दिए गए 18 विषयों पर कानून की धाराओं के साथ इन सभी आयामों में अलग अलग विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर बोलते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, निबंध प्रतियोगिता, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री वाद विवाद प्रतियोगिता, स्किट, कविता पाठ प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी इत्यादि अनेक आयामों में बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खंड शिक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी ने विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सविता घनघस का संपूर्ण रूप से आभार व्यक्त किया और समय समय पर किए जाने वाले उनके सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहीं इस अवसर पर विशेष रूप से पहुंची जिला संयोजिका श्रीमती मनु काद्यान ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं से उपस्थित बच्चों एवं अध्यापकों को अवगत करवाया। आज मैं आपके सामने कन्या भ्रूण हत्या पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई। आशा है आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान देकर मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। मन स्वप्न देखता रह जाए, कल अपनी भाषा कह जाए, हो जाए टुकड़ियां सागर सी, नैनों से कागज बह जाए। लिटरेसी मिशन के तहत आज का कार्यक्रम है जिसमें 10 प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार से हो रही हैं। पोएटिक रेसिटेशन, डेक्लेमेशन, डिबेट, एस्से राइटिंग और क्विज कंपटीशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आदि आदि 10 प्रतियोगिताएं हैं जिसमें विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। लगभग 250 से 300 बच्चे इसमें प्रतिभागिता दिखा रहे हैं और अपने अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे और जो अच्छा और श्रेष्ठ होगा उसको प्रथम को 300 रुपये नगद पुरस्कार, द्वितीय को 200 रुपये और तृतीय को 100 रुपये की पुरस्कार की राशि हम जो है उनके खातों में डालेंगे। तो इससे इनको आगे आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट? ये स्टेट लेवल पे भी जाते हैं जी। इनकी पर्सनैलिटी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है, बहुमुखी प्रतिभा के जो बच्चे धनी होते हैं वो आगे कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं और उनको एक आधार मिलता है, ताकत मिलती है अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने। इसमें कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के बच्चे? 9th से 12th तक के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। हाल ही में हुए बड़ेसरा हत्याकांड में भिवानी पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस ने स्थानीय खरकड़ी फाटक से दिनोद निवासी एक युवक को घटना में प्रयोग हुई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में आगे भी छानबीन कर रही है। इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दोषी आरोपियों के खिलाफ अपना विशेष अभियान चलाया और उसी अभियान के तहत पुलिस ने कल एक आरोपी मनोज पुत्र जयवीर सिंह गांव दिनोद निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसको खरखड़ी फाटक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है जिसको घटना में इस्तेमाल किया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में आगामी पूछताछ जारी है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस मामले में जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। दिनांक 16/11/2022 को गांव बड़ेसरा के अंदर एक हत्याकांड हुआ जिसमें एक महेंद्र पुत्र बैराम की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति अजीत उर्फ बालिया पुत्र वजीर बड़ेसरा
को भी गोलीबारी में घायल है, जो फिलहाल अभी जिसका उपचार चल रहा है। जो घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए गए, जिसमें कार्रवाई करते हुए हमारे सीआईएस स्टाफ के सब इंस्पेक्टर श्री अशोक कुमार ने इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिस आरोपी का नाम मनोज उर्फ गंजू पुत्र जयवीर सिंह निवासी दिनोद गांव का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी 22/11/2022 को 7:15 बजे खरकड़ी फाटक से हुई। इस हत्याकांड में जो बाइक प्रयोग हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और अभी आरोपी रिमांड पे 2 दिन के रिमांड पर है। आरोपी से अभी अवैध असला भी बरामद किया जाना है और आरोपी से गहनता से पूछताछ की जानी है। बाकी आरोपियों के लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। इसमें किस वाहन पर और कितने लोग आए थे? एक इसमें वारदात के दौरान एक बाइक का इस्तेमाल हुआ जिस पर 3 व्यक्ति आए थे अभी, और जिसमें से 3 शूटर थे, जिसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के लिए भी प्रयासरत हैं। कितनी गोलियां चलाई थी उन्होंने, कितनी लगी? एक जो मृतक महेंद्र पुत्र बैराम है, इसको 3 गोलियां लगी हैं और बाकी अजीत जो अभी उपचाराधीन है हिसार में, उसको 8 गोलियां लगी। क्योंकि गांव बड़ेसरा के अंदर दोनों की आपस में परिवारों की रंजिश चली आ रही है, काफी पुरानी रंजिश है, जिसमें पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। उसी सिलसिले में ये हत्याएं हुई हैं, दोनों की परिवारों की आपसी रंजिश के चलते। नहीं, इनका जो पुरानी रंजिश चली आ रही है सरपंच की वजह से शुरुआत हुई थी और उसी सिलसिले में लगातार हत्याएं इनकी हत्याकांड हुआ है। ये मनोज उर्फ गंजू है, ये दिनोद गांव का रहने वाला है। ये इनके आपसी उठ बैठ मतलब दोस्ती ही में है, परिवार से इसका संबंध नहीं है। किसके साथ दोस्ती कहाँ पर हुई है? इसकी दोस्ती जो एक इसमें एक अन्य आरोपी है शीलक राम के साथ इसकी दोस्ती है, जो भी फरार है। और बाकी मुकदमे के अंदर अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है। मुकदमा अभी अनुसंधानहीन है। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बलबूते पर भिवानी के गांव कुंगड़ की बेटी ने खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव, जिले एवं अभिभावकों का नाम रोशन किया है। सीआईएसएफ में हवलदार पद पर कार्यरत सीआईएसएफ की कबड्डी टीम की कप्तान मीना गोयत के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न हुई ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस अवसर पर मीना ने बताया कि 16 से 20 नवंबर तक महाराष्ट्र के पुणे में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में सीआईएसएफ की टीम में बतौर कैप्टन के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व किया। पहली बार इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को गोल्ड मेडल दिलवाने में सफलता हासिल की। इससे पहले मीना अपनी प्रतिभा के बल पर एसएसबी में सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी। बाद में उनका सीआईएसएफ में हवलदार के पद पर चयन हुआ। उन्होंने बताया कि वह खेलों के साथ साथ अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निर्वाह करती है और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहती है। मीना का कहना है कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। कड़ा संघर्ष व मेहनत के बलबूते पर हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सिर से पिता का साया उठने के बाद उनके ताऊ सत्यवान ने भी उनके परिवार की मदद की। उन्होंने अन्य बेटियों से आग्रह किया कि वे मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ें और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में संकोच न करें। बेटियां इस देश की शान होती है। ऑल इंडिया पुलिस मीट थी, पुलिस गेम थे, जो इसमें सभी पुलिस वाले और फोर्स मेंबर्स जो भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो सभी शामिल होते हैं। और ये करवाई गई पूना में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ का खेल प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा हमारी टीम का भी, और मैं अपनी टीम की कैप्टन थी। हमारी टीम ने बहुत अच्छी प्राप्ति की। हर मैच में अच्छा कॉम्बिनेशन, डिफेंस, रेडर सब कुछ अच्छा था हमारा। और हमारा फाइनल मैच राजस्थान पुलिस के साथ था और उसमें भी हमने जीत हासिल की। तो इस प्रतियोगिता को लेकर के क्या मानना है आगे की, किस प्रकार की प्रतियोगिताओं को लेकर के तैयारी है आगे? सर, ये जो पुलिस गेम है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत मायने रखती है और इससे आगे इनकी सबसे बड़ी टूर्नामेंट यही होती है पुलिस गेम की। लेकिन फ्यूचर के लिए हम
अपना एशियाड का ही फोकस करके चल रहे हैं कि आगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और आने वाले टाइम में अब प्रो कबड्डी भी लड़कियों की स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी अपना पूरा जितना भी होगा वो पूरा देंगे हम अपना। सर 71वीं ऑल इंडिया पुलिस पूना में 16 से 20 नवंबर तक हुई और जिसमें CISF की टीम में हेड कांस्टेबल कार्यरत मीना के नेतृत्व में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और आगे मन में यही तमन्ना है कि मैं एशियाड खेल लूँ और आने वाले टाइम में और भी इससे बेहतर प्रदर्शन करूँ ताकि मेरे माता पिता और मेरे घर वाले, मेरे गुरुजनों का मान सम्मान और बढ़े। हमारे इस संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।